Hello students, this is Subodh sir from English classes. Dear students, इस क्लास में मैं आपको प्रोनाउन चैप्टर से संबंधित जो एरर्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उस एरर्स पर मैं आपको हाईलाइट करूंगा, एम्फेसिस करूंगा कि किस तरह से आप वाक्य में एरर्स को पहचान पाएँ और अपने वाक्य को सही से लिख पाएँ या आप अपनी स्पीकिंग पावर को किस तरह से सही कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लेकिन वन रिक्वेस्ट आई ऑलवेज मेक टू यू पीपल दैट प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज डू दैट। ओके, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एरर्स मुझे ढूंढना है। जैसे कि आप फर्स्ट सेंटेंस में देख सकते हो, वह लिखा हुआ है कि राम एंड श्याम हेल्प वन अनदर। देखिए, ऐसे तो आपको लगेगा कि सेंटेंस में कोई एरर्स है ही नहीं, लेकिन आपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ा होगा। दो ही प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो रेसिप्रोकल होते हैं। वो कौन सा प्रोनाउन बेटे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है, ध्यान दे दीजिएगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो दो चीज होता है, याद रखिएगा। एक ईच अदर होता है और दूसरा एक वन अनदर होता है। ये दोनों प्रोनाउन यानी कि ईच अदर और वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। और ईच अदर का प्रयोग तब होता है जब दो व्यक्ति या वस्तुओं की चर्चा होती है। जब दो के बीच की चर्चा होती है तो वहां हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। और जब दो से ज्यादा के बीच की चर्चा हो, तो वहां पर हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो आप सेंटेंस में भली भांति देख सकते हो कि सेंटेंस में दो ही सब्जेक्ट है, एक राम है और एक श्याम है। तो दोनों के बीच के ही आपस के बीच की बात है कि एक दूसरे को मदद करते हैं। तो आप सेंटेंस को सही करोगे कैसे? ये जो वन अनदर है, इस वन अनदर को हटा करके आप सेंटेंस में लिखोगे ईच अदर, तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा? राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, तो आपका सेंटेंस यह सही हो जाएगा। आप ध्यान दे देना। चलिए सेकेंड सेंटेंस की चर्चा करते हैं। कहता है एवरीवन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। कहता है हर किसी को अपने माता पिता को मानना चाहिए, आज्ञा मानना चाहिए। तो आप देखिए इस सेंटेंस में कहाँ कहता है एवरीवन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। तो देखिए ये जो एवरीवन सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट एवरीवन है, तो ये हमेशा सिंगुलर माना जाता है। याद रखिएगा, सिंगुलर माना जाता है। एवरीवन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, है ना, ये सभी सिंगुलर माना जाता है। और सिंगुलर के लिए जो हम यहाँ पर प्रोनाउन यूज करेंगे तो वह हमेशा सिंगुलर ही यूज करेंगे। तो अगर फीमेल नहीं दिया रहे, यानी कि फेमिनिन जेंडर नहीं दिया रहे कि यह कौन सा जेंडर में है एवरीवन का प्रयोग, तो आप वहां पर हमेशा मैस्कुलिन का प्रयोग कर लेना, या पुल्लिंग का प्रयोग कर लेना। तो यहाँ पर तो सिंगुलर है, तो पुल्लिंग में हम यहाँ क्या यूज करेंगे एवरीवन के लिए? तो आप यहाँ पर हीज का प्रयोग कर लो। क्या कर लोगे? हीज का प्रयोग। ये देयर की जगह क्या यूज कर दोगे? हीज। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? एवरीवन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट नंबर 3 में चलिए। कहता है मैन इज द ओनली एनिमल व्हिच कैन यूज हिज इंटेलिजेंस। कहता है मनुष्य ही एक ऐसा जीव है या जानवर है जो अपना इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। अब आप सेंटेंस में देखिए, मैन इज द ओनली, मैन सब्जेक्ट है, इज द ओनली एनिमल व्हिच कैन यूज। अब देखिए ये जो यहाँ पर व्हिच आपका प्रयोग है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा। ये कौन प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर रिलेटिव प्रोनाउन, इसके लिए मैंने प्रोनाउन पर दो क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास लिया है आपका। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सा होता है? हु होता है, हुच होता है, व्हेन होता है, हाउ होता है, ये सब रिलेटिव एडवर्ब भी होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा वो। तो जैसे कि दैट होता है, व्हाट होता है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इसके लिए आप मेरा वो वीडियो देख लेना, मतलब कि प्रोनाउन पार्ट 2 या डे 2 वाला। तो यहाँ पर मैन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए ये सजीव है, और सजीव के लिए हम कभी भी व्हिच का प्रयोग नहीं करते हैं। व्हिच का प्रयोग हम या तो थिंग्स के लिए करते हैं या
जानवर के लिए करते हैं। तो मैन तो आदमी है, तो यहाँ पर आप बीच की जगह किसका प्रयोग कर लोगे, हु का। तो आप देखिए क्या हो जाएगा सेंटेंस, मैन इज द ओनली एनिमल्स हु कैन यूज हिज इंटेलिजेंस। मैन इज द ओनली एनिमल्स, विच को हटा करके आपको हु कर लेना है, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ये अभी मैंने आपको प्राइमरी स्तर पर प्रोनाउन से संबंधित एरर्स को लेकर चल रहा हूँ, जिसको कि आप इजी पहचान पाओ। कहते हैं 4 चिल्ड्रेन लव्ड ईच अदर वेरी मच। अब ये देखिए 4 चिल्ड्रेन लव्ड ईच अदर, देखिए 2 से ज्यादा की बात है ना, तो यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग नहीं होगा। अभी वाक्य के शुरुआत में ही जब 2 से ज्यादा के बीच में हो, ईच अदर के स्थान पर हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे। ये आपका वन अनदर का प्रयोग करने से वाक्य सही हो जाएगा, सेंटेंस सही क्या हो जाएगा, 4 चिल्ड्रेन लव्ड वन अनदर वेरी मच। दिस इज द वे, दिस इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, अब देखना नंबर 5 में क्या है, ही I and you went to zoological garden yesterday। इस सेंटेंस में भी तो कोई एरर आपको नहीं लगेगा, लेकिन जहां पर एरर यानी कि गलती है वह यही है, ही आई एंड यू, ये रहेगा यही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो क्रम है, ऑर्डर है, अगर वाक्य में तीनों प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो याद रखना इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और वह फॉर्मूला होता है 231 231, यानी कि 231, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। देखिए ही थर्ड पर्सन है, यू आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और यू क्या है, सेकेंड पर्सन। तो ऑर्डर सेंटेंस का चेंज होगा ना, पहले क्या होगा 231, यानी कि फर्स्ट पर्सन लास्ट में, आई लास्ट में आएगा, ही बीच में आएगा और यू फर्स्ट में आ जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा सेंटेंस में, ये देखिए इसके बदले हम ये लिखेंगे, यू ही एंड आई वेंट टू जूलॉजिकल। क्या हो जाएगा, यू ही एंड आई went to zoological garden yesterday। now this is the correct sentence। ये सही हो गया, he I and you को हटाना है और you he and I कर देंगे, तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। now come to the sentence number 6। 6 में क्या कहता है, it is me who am speaking on the topic। ये थोड़ा सा आपको अलग ढंग का लग रहा होगा, ये देखिए ये me जहां पर आता है, इसका मतलब यहाँ पर कोई लिविंग थिंग है, यानी कि पर्सन की बात करते हैं। लिविंग थिंग में भी केवल पर्सन की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं, आदमी की बात करते हैं। अब देखिए इट सब्जेक्ट है, तो इट इज मी कभी नहीं होता, मी ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और इट इज मी नहीं कह के हम इट इज के बाद हमेशा हम जो भी यूज करेंगे, इट इज ही, इट इज आई, इट इज यू, हम सब्जेक्टिव केस में प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, इट इज मी को हटा देना, आई का प्रयोग कर देना, क्या हो जाएगा, इट इज आई हु एम स्पीकिंग ऑन द टॉपिक। क्योंकि एम यहाँ पर मी के अनुसार नहीं होगा, आई सब्जेक्ट होगा, तो ये एम सही है, याद रख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, इट इज आई हु एम स्पीकिंग ऑन द टॉपिक। ओके, now come to the 7 number sentence, either Rohan or his friends। सेंटेंस देखिए, either Rohan सिंगुलर है, his friends प्लूरल है, forgot his। ये देखिए ये जो आपने his यहाँ पर देखा, यही सेंटेंस में एरर है। चूंकि यहाँ पर एक फ्रेंड रहता तो ये his सही था, क्योंकि ये सेंटेंस और से जुड़ा हुआ है, यानी कि सिंगुलर है, लेकिन और के बाद ये जो हिज फ्रेंड्स है ये आपका प्लूरल में है, तो सब्जेक्ट आपका जब प्लूरल हो गया तो यहाँ पर हिज के हटा करके आपको देयर का प्रयोग करना है। याद रखना क्या हो जाएगा, आइदर रोहन और हिज फ्रेंड्स फॉरगॉट देयर बुक्स। याद रखिएगा फ्रेंड्स के अनुसार यहाँ देयर यूज कर देना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, one cannot bear his insult like this। one cannot bear his insult like this। okay? अब देखिए one cannot bear his insult like this, यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर one यहाँ पर रहे बेटा तो one के लिए हम his का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, one के लिए हम his का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। one जब भी होगा तो आपका इसके लिए जो प्रोनाउन यूज हम आगे करेंगे, यहाँ पर ones का प्रयोग करना, इसलिए his के जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ones। सही क्या हो जाएगा, one cannot bear one's insult like this। one cannot bear one's insult like this, ये सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट नंबर 9,
कहता है आई ऑलवेज परचेज द आइटम दैट इज विच इज बेस्ट इन द मार्केट। ये देखिए विच यहाँ पर प्रॉप में प्रयोग किया गया है। विच का प्रयोग हम निर्जीव और जानवर के लिए तो कहते हैं, करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर विच का प्रयोग सुइटेबल नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आई ऑलवेज परचेज द आइटम। विच के लिए आप दैट का प्रयोग कर लो। किसका प्रयोग कर लो, दैट का। ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो क्या हो जाएगा, आई ऑलवेज परचेज द आइटम विच इज बेस्ट इन द मार्केट। क्लियर हो गया। Now come to the sentence number 10। कहता है let you and I go to play। देखिए let एक ऐसा है शब्द, let एक ऐसा शब्द है, सेंटेंस नंबर 10 की मैं बात कर रहा हूँ। let एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन का प्रयोग हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में, और यू तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही है। यहाँ यू ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जहाँ आई है ये सब्जेक्टिव केस में है, तो ये आई को हटाना और आई के जगह आप मी का प्रयोग कर देना। क्या हो जाएगा, लेट यू एंड मी गो टू प्ले। नाउ दिस इज करेक्ट सेंटेंस। नाउ सेंटेंस नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेंटेंस, शी हैज अगेन absented फ्रॉम ड्यूटी टुडे। कहता है वह फिर अपने आप को ड्यूटी से क्या करती, अब्सेंट। तो देखिए ये सेंटेंस आपका क्या है, इनकम्प्लीट है। इसलिए कि सी जहां पर रहे और अकेले की बात रहे तो वहां पर हम हरसेल्फ का प्रयोग करेंगे। सी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इसमें अब ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट वहां पर सी है तो आपका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर इस जगह पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हरसेल्फ। सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी हैज अगेन absented herself from the duty today। she has again absented herself from duty today। this is the correct sentence। मैं थोड़ा सा कैमरे को ये कर देता हूँ, उसके बाद आप अच्छी तरह से देख पाओगे। इस सेंटेंस को देख लो, क्योंकि लास्ट सेंटेंस है ये आपका। she has again absented herself from duty today। क्लियर हो गया, she has again absented herself from duty today। so thank you for being with us and thank you for watching। see you in the next class। I hope you will surely like my channel video and share it too। thanks।